गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बेटा एक बार मुझे चैट पे बताओ, वॉइस वीडियो सब ठीक है? वॉइस वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? चैट पे जरा एक बार बताओ, वॉइस वीडियो सब ठीक है? चलो ठीक है। मैं जरा आप लोगों के साथ मई 26 की जो आरटीपी है, एक बार जरा वो फटाफट से डिस्कस कर रहा हूँ। मई 26 की आरटीपी, जो मई 26 की आरटीपी है, हर बार की आरटीपी एमटीपी हम लोग जैसे कवर करते हैं, उसमें से आपका 15 से 20 मार्क का टॉपिक जो निकल आता है। तो एक बार क्विकली मैं मई 26 की आरटीपी आपको ऊपर से रिव्यू करवा रहा हूँ। इसके अंदर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लगे, आप लोग प्लीज उसको लिखते हुए चलिएगा। एज ऑलवेज हमारा पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का होता है। ट्रू फॉल्स हमारे दो दो मार्क ईच के आते हैं और इनमें आपको रीजन जरूर देना होता है। तो क्विकली जरा एक दो को हम लोग चेक करते हैं और फटाफट से इनको जो कवर करते हैं। सबसे पहला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीन कंप्लीटली डैमेज बाय फायर इज अ कैपिटल रिसीट। देखो, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का फंडा क्या है? कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का फंडामेंटल ये है, कैपिटल रिसीट इरेगुलर नेचर की होती है, मतलब ये आपके पास रोज रोज नहीं होती। रेवेन्यू रिसीट रेगुलर नेचर की होती है। कैपिटल रिसीट आपकी तब होती है जब आपके एसेट कम हो जाए या फिर आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाए। रेवेन्यू रिसीट का एसेट लाइबिलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो इन फंडामेंटल से आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी रिसीट कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू। अब हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लांट मशीनरी जल गई, फायर लगने से जल गई, तो मैं कह सकता हूं कि प्लांट मशीनरी एसेट है और जलने से ये चली गई। इसके जाने से मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। अब ये इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है, ये इंश्योरेंस क्लेम आपको रोज रोज तो नहीं मिलेगा, इरेगुलर है और एसेट जाने की वजह से मिल रहा है। हेंस ये आपकी कैपिटल रिसीट होगी। और क्वेश्चन में भी आपको यही बोला गया है कि क्या ये कैपिटल रिसीट है या नहीं है, तो ये आंसर आपका ट्रू बन गया। हम इसमें आंसर में लिखकर आएंगे कि इससे हमारे एसेट रिड्यूस हो गए और सेम टाइम पे ये एक इरेगुलर चीज है, तो ये कैपिटल रिसीट है, मतलब ट्रू है। सेकंड, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर हैड बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ ओमिशन। आपने कोई फर्नीचर परचेज करा, असल में ये फर्नीचर में जाना चाहिए था, लेकिन आपने इसे खर्चों में डाल दिया, तो आपने असल में अपने एसेट को एक्सपेंस मान लिया है। अब जब आप एसेट को एक्सपेंस मानते हो तो ये आपके प्रिंसिपल की कमी है। अब प्रिंसिपल की कमी है तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, जबकि यहां बोल रहा है ये एरर ऑफ ओमिशन है, तो ये गलत हो गया, मतलब ये फॉल्स है। ओमिशन में तो हम कोई चीज भूल जाते हैं, जबकि यहां पर हम कोई चीज भूले नहीं है, यहां हमने एसेट को एक्सपेंस मान लिया। तीसरा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग बैंक बैलेंस तक पहुंच सकें, ये फॉल्स है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो इसलिए बनाया जाता है कि आपकी जो कैश बुक है और जो पासबुक है ये मैच नहीं कर रही, हमें इनका डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये इन्होंने रीजन गलत लिखा है। डी, प्रोविजन फॉर बेड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। जो प्रोविजन फॉर बेड डेट है ये डेबिट होता है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में, ये भी फॉल्स है। याद करो, प्रोविजन फॉर बेड डेट की एंट्री क्या होती है, मैंने अभी हाल ही में आपको इसका एक क्वेश्चन भी करवाया था। प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बेड डेट। इस एंट्री को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो प्रोविजन को आप यहां दिखाते हो, तो असल में जो प्रोविजन फॉर बेड डेट है वो पीएनएल अकाउंट में जाके डेबिट होता है, ना कि डेटर्स अकाउंट में। डेटर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ताल्लुक ही नहीं है, आपको उससे उसको कोई कनेक्शन ही नहीं होता, तो ये पीएनएल अकाउंट में जाके डेबिट होता है, जबकि यहां पर इसने बोला है कि ये डेबिट होता है डेटर अकाउंट में, तो ये फॉल्स हो गया। रीजन हम इसका लिखकर आएंगे, इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ये डेबिटेड होता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। ध्यान रहे, बिना रीजन के नंबर नहीं मिलेंगे। आगे फिर कह रहा है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एक मेथड है ऑफ असेर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट, ये ट्रू है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पीरियोडिक मतलब पीरियड खत्म होने पे, तो एक पूरा पीरियड चल रहा है वो खत्म होता है और उस पीरियड के खत्म होने पे आप एक्चुअली में जाके काउंट करते हो, फिजिकली काउंटिंग करते हो कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री बची है। तो ऐसे ध्यान रखें, पीरियोडिक इन्वेंट्री के लिए ऐसे ध्यान रखें, ये पूरा एक साल चल रहा है, ये पूरा साल खत्म होगा और साल के आखिरी दिन पे हम एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग करेंगे। क्योंकि हम एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि इस दिन पे कितनी इन्वेंट्री है, तो इन्होंने सही लिखा है, ट्रू है ये। इसी की तरह से एक और होता है, उसमें हम बात करते हैं परपेचुअल में। परपेचुअल का मतलब होता है हर दिन ट्रांजेक्शन के बाद मुझे बैलेंस पता होना चाहिए। मान लो मेरे पे 5 करोड़ का माल पड़ा है, 1 करोड़ का बेच दिया तो आज की तारीख में 4 करोड़ हो गया, 50 लाख का और खरीद लिया तो आज की तारीख में 4.5 लाख हो गया। हर दिन अगर मैं बैलेंस अपना निकाल के चल रहा हूं उसको बोलते हैं परपेचुअल।
लेकिन अगर मैं हर दिन बैलेंस ना निकाल रहा, साल के अंतिम दिन पे जाके मैं अपना बैलेंस निकाल रहा हूं, तो उसे मैं अपने पास बोल के चलता हूं पीरियोडिक। तो ये पीरियोडिक में एक्चुअली में फिजिकल काउंट होता है, मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज गेन फॉर द ड्रॉइंग। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब समय से पहले पेमेंट करना। तो ड्रॉई के लिए, पेमेंट करने वाले के लिए, अगर समय से पहले वो पेमेंट कर रहा है तो वो जो डिस्काउंट है वो उसके लिए गेन है। भाई सही बात है, ट्रू है, क्योंकि अगर वो समय से पहले पेमेंट कर रहा है तो जो डिस्काउंट मिलेगा उसको पेमेंट कम करनी पड़ेगी। अब पेमेंट कम करनी पड़ेगी तो ये उसके लिए गेन है, फायदा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये ड्रॉर के लिए क्या होता, तो ड्रॉर के लिए ये नुकसान होता। तो ये भी इसने बात सही बोली है। आगे, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी चार्ज टू पिनल अकाउंट एज एन एक्सपेंस। ये गलत है। जो अपने पास विड्रॉल ऑफ कैश है फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से जो भी आप पैसा निकालते हो उस पैसे को हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जबकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम इसको पिनल अकाउंट में जाके दिखा देंगे। ड्रॉइंग्स कभी पिनल अकाउंट में आता ही नहीं, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल से माइनस होता है। तो ये जो इसने लिखा है ये गलत लिखा है, ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्योंकि अगर ये एक्सपेंस होता तो पिनल में आता, पर ये एक्सपेंस नहीं है, ये ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होता है, बैलेंस शीट में आता है, तो दिस इज फॉल्स। द फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। अभी हाल ही में पढ़ा है, डेथ के टाइम पे सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती, डेथ के टाइम पे पॉलिसी अमाउंट मिलता है। याद है, हमने पढ़ा था एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन पीएसआर हो, उसमें सरेंडर वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर डेथ हो रही है तो डेथ के टाइम पे पॉलिसी अमाउंट मिलती है। तो ये भी बात फॉल्स है। आई, फी रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप आर रेवेन्यू रिसीट। ये भी फॉल्स है। रेवेन्यू नहीं, कैपिटल रिसीट होती है। लाइफ मेंबरशिप वाली जो फीस है वो आपको जीवन में एक ही बार मिलती है, किसी भी पर्सन से, किसी भी मेंबर से, क्योंकि ये अगेन एक इररेगुलर रिसीट है और अपने आप में ये एक लाइबिलिटी आपकी बढ़ा देती है। लाइबिलिटी क्यों बढ़ाती है? क्योंकि अगर आदमी ने अपनी मेंबरशिप रिवोक कर दी तो आपको ये पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा। मेंबरशिप रिवोक करने का मतलब है उसने आपके यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस भर दी और लाइफ मेंबरशिप फीस भर के वो कह रहा है कि भाई अब मुझे मेंबर नहीं रहना, तो आपको जितनी मेंबरशिप फीस बची हुई है वो वापस करनी पड़ती है। तो एक तो इससे लाइबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा ये इररेगुलर है, तो ये कैपिटल रिसीट होगी, हेंस ये फॉल्स होगा। ये मैं आपको अभी बता भी रहा था, इससे हमारी एक तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और साइड बाय साइड में ये इररेगुलर है, तो ये कैपिटल रिसीट होगी। आगे, इन बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अमाउंटिंग टू 35 लाख आर गिवन। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 35 लाख का और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दे रखे हैं 5 लाख के। आप सिक्योरिटी प्रीमियम को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, तो ये उसके ऊपर इसने क्वेश्चन उठा के दिया है। आगे कह रहा है द अकाउंटेंट जो है कैन यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये ट्रू है। इसके ऊपर पूरा पूरा सेक्शन नंबर 52 है, अगर आपको याद हो, या आपने कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 52 कहता है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हो। एक फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, एक बायबैक पे होने वाले लॉस के लिए, एक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ गया अपने पास, इसके लिए भी यूज कर सकते हो, एंड एक अपने पास डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर के लिए। तो सेक्शन नंबर 52 हमें यूजेस ऑफ एसपीआर बताता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बताता है, जिसमें अपने पास ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आता है, तो अकाउंटेंट वाकई में यूज कर सकता है। तो ये आंसर इसने ट्रू लिखा। तो दिस वाज ट्रू एंड फॉल्स। आरटीपी में अपने पास ये 10 पार्ट अपने दिए हुए थे, इन 10 में से कोई एक ना 2 पार्ट आपके पास पेपर में जरूर निकलेंगे, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब जो आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े हैं और बाकी चैप्टर में थ्योरी पढ़ी है, उससे क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बताओ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में और मैचिंग कंसेप्ट में। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो चीज मनी में है उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज मनी में नहीं है उसको इग्नोर करेंगे। तो मनी टर्म्स में अगर कोई चीज है वो रिकॉर्ड होगी, और जो चीज मनी टर्म्स में नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। और अगर मैं बोलूं मैचिंग के बारे में, मैचिंग का मतलब है कि अकाउंट्स में जितनी भी इनकम होती है उन इनकम को कमाने के लिए आपने कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करा होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने कोई इनकम कमाई और उस इनकम के लिए कोई खर्चा ना करा। हर इनकम के लिए कुछ ना कुछ खर्चा होगा ही होगा। आपने प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए इन इनकम एक्सपेंस को आपस में मैच करना है। मैच मतलब कंपेयर करना है। अब अगर आपकी इनकम ज्यादा होंगी एक्सपेंस से तो प्रॉफिट आएगा, और अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा इनकम से तो आपका लॉस आएगा। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, ये हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है। और कह रहा है बी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल।
अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होने से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ऐसा क्यों आता है इसको जरा समझते हैं। देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है मेथड्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स यूज्ड इन प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग पॉलिसी अपने आप में तौर तरीके हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो यूज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और उनको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। अब अगर मैं अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही बदल दूंगा तो जाहिर सी बात है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रभाव पड़ेगा। एग्जांपल बताऊं अकाउंटिंग पॉलिसी का, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी, कि आप अपना स्टॉक किसके ऊपर दिखाते हो। क्या आप अपना स्टॉक फीफो पे दिखाते हो या वेटेड एवरेज पे दिखाते हो। जैसे कोई और दिखाऊं अपने पास बोरोइंग कॉस्ट पॉलिसी। बोरोइंग कॉस्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि बोरो करने पे जो आपकी कॉस्ट हुई, जैसे इंटरेस्ट हो गया या कोई और अलग अलग चार्जेस हो गए, आप उसको किस तरीके से डील करते हो। तो हर चीज का जो ट्रीटमेंट है उसी को हम पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी बदलने से हमारा प्रॉफिट लॉस बदल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बदल जाता है तो इसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स आता है। परचेज में परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, सेल में सेल रिटर्न माइनस करते हैं, और यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। ओके, अब चक्कर क्या है, मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को आज तक फीफो पे दिखा रहा था, मैंने सडनली अपनी पॉलिसी बदल दी, अब मैं इसको वेटेड एवरेज पे दिखा रहा हूं। अगर ऐसा करने से मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से जो मेरा इधर जीपी बचेगा वो भी बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने अपनी पॉलिसी चेंज करी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पर भी आ सकता है, और क्योंकि पॉलिसी चेंज करने से प्रॉफिट चेंज हो सकते हैं तो कोई भी आदमी पॉलिसी मैनिपुलेट करके अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए इन सबके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा तो आपको 4 बातें बतानी पड़ेंगी। 4 बातें क्या बतानी पड़ेंगी कि पहले आपकी पॉलिसी क्या थी, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नई पॉलिसी क्या है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने चेंज करा क्यों, रीजन फॉर चेंज, और फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि इस चेंज को करने से आपके प्रॉफिट्स पर क्या प्रभाव पड़ा, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स। सो पॉलिसी क्या है, मेथड्स है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं जो यूज करते हैं प्रिपरेशन में, प्रेजेंटेशन में ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पॉलिसी बदलने से हमारा प्रॉफिट ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर मैंने अपनी कोई पॉलिसी बदली क्योंकि इससे फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट बदल सकता है तो इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कोई भी एग्जांपल दे देना, जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल दिया, अगर आप स्टॉक की पॉलिसी बदल दोगे उससे क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक चेंज होने से प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी कोई पॉलिसी बदलते हो आपको 4 बातें बतानी पड़ेंगी, पहले क्या पॉलिसी थी, नई पॉलिसी क्या है, क्यों बदला, और बदलने से प्रभाव क्या पड़ेगा आपके प्रॉफिट्स के ऊपर और आपके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। ये इसका आंसर होगा। दिस वाज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2। और आइए क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल का सवाल पूछा हुआ है। जर्नल एंट्रीज आपने इसके अंदर जो बतानी है, आए जरा फटाफट से देखें जर्नल एंट्रीज के लिए। कह रहा है जी, एम्प्लॉय ने स्टॉक ले लिया 25,000 का जिसका कॉस्ट प्राइस 22,500 है ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ। एम्प्लॉय ने स्टॉक ले लिया, तो असल में अगर एम्प्लॉय हमारा स्टॉक लेके जा रहे हैं तो हमारी दुकान से माल खत्म हो रहा है, हमारी दुकान से माल खत्म हो रहा है। लेट्स से ये आपकी दुकान है, शॉप है, शॉप से स्टॉक चला गया। हमने पढ़ा था दुकान से जब भी माल चले जाता है तो हम लोग अपनी परचेजेस जो है वो कम कर देते हैं। कितने का माल चला गया, 22,500। ध्यान रखना असलियत में जो ये माल गया है इसकी कीमत 25 है पर कॉस्ट प्राइस 22,500 है। जब भी दुकान से माल जा रहा होता है तो हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, तो ये 22,500 पे लेंगे। तो 22,500 का माल जो चला गया, अब ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किस रीजन से गया, तो ये जो पैसा गया है ये एम्प्लॉय लेके गया है जो मैं उनको सैलरी की तरह दे रहा हूं, तो रीजन सैलरी है। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। आपने ये अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, व्हेन गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ शॉप बट नॉट ड्यू टू सेल्स। गुड्स दुकान से जा रहे हैं पर सेल्स की वजह से नहीं जा रहे, ऐसे केस में हम लोग एंट्री पास करते हैं सैलरी टू परचेजेस, तो ये सैलरी टू परचेजेस एंट्री इसकी हो जाएगी। या फिर चैरिटी टू परचेज, कभी दान में दे दिया, डोनेशन टू परचेज, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इसमें आता है। अगला कहता है जी, सोल्ड करे गुड्स मानिक को कॉस्टिंग 20,000, 25% अबव कॉस्ट। 20,000 का माल 25% अबव कॉस्ट पे दे रहे हैं, लेस 10% रेट डिस्काउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी है एंड 5% कैश डिस्काउंट। कह रहा है मानिक ने कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करा,
अब अगर मानिक ने कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करा, इसका मतलब है मानिक ने अभी तक पेमेंट करी नहीं। तो मानिक ने अगर पेमेंट नहीं करी, इसका मतलब मैंने मानिक को भी उधार पे माल बेचा हुआ है, तो सिर्फ उधार पे बेचने की एंट्री कर दो। एंट्री बनेगी मानिक टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सबसे पहले वैल्यू डालेंगे सेल्स में, कितने का माल है ढूंढो। माल है 20,000 का, 25% ऊपर पर बेच रहे हैं, तो 20,000 का माल, सबसे पहले प्रॉफिट लगाओ 25%, 20 पे 25% हो गया प्रॉफिट 5, तो वैल्यू बन गई 25। अब इस 25 पे सबसे पहले लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में बोल रहा है 10%, तो 25,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट 2500, तो वैल्यू बन गई 22,500। ये जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू होती है, ये सेल परचेज में आती है। अब आपने जीएसटी लगाना है 6-6%, तो जीएसटी 6-6%, ये भी 6%, ये भी 6%, ये इस 22,500 के ऊपर लगेगा। मैं फटाफट थोड़ा समय बचाने के लिए कैलकुलेटर से निकाल रहा हूं, आप भी निकाल लेना। 22,500 पे 6%, ये 1350 लगेगा, ये भी 1350 लगेगा, एंड टोटल पैसा जो हमें मानिक से लेना है वो 25,200 लेना है। मानिक ने कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करा, इसका मतलब है कि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं करी, तो अभी तक मानिक ने मुझे पेमेंट नहीं करी, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे मानिक लिखा है। अगर मानिक ने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया होता तो मैं यहाँ पे कैश लिखता और साथ में जो डिस्काउंट अलाउड मुझे करना होता मैं वो भी लिखता, पर क्योंकि ऐसा नहीं है तो मैं खाली मानिक लिख के चलूंगा। तो मानिक टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, दिस विल बी द क्वेश्चन। आगे फिर से कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 6,000 जिसका सेल प्राइस 8,000 है, सेल प्राइस से मतलब नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने इन गुड्स को फ्री सैंपल की तरह बांट दिया तो एडवर्टीजमेंट हो रही है। आप एंट्री में लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट टू परचेज, या फिर आप लिख सकते हो सैंपलिंग टू परचेज, या फिर आप लिख सकते हो प्रमोशन टू परचेज। कॉस्ट प्राइस पे इसको हम लेके चलते हैं, तो 6,000 पे एंट्री पास होगी। ध्यान रखना, दुकान से जब भी माल जा रहा है लेकिन सेल नहीं हो रही, तो आप गुड्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिख के चलो। फिर है रिसीव कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। 10,000 मिली है जिसमें से आधी एडवांस है, तो 2 एंट्री कर सकते हैं या फिर एक। पहले ऐसे करना, कैश टू कमीशन, हमें कमीशन कितनी मिल गई 10, फिर इसमें से आधी एडवांस है तो आधी की एंट्री ये कर देंगे, कमीशन टू अनअर्न्ड कमीशन। या तो आप अनअर्न्ड कमीशन लिख लो या फिर आप लिख लो कमीशन इन एडवांस। जब जो कमीशन हमें एडवांस में मिलती है हम उसे लायबिलिटी मानते हैं, तो पहले हमें 10,000 रुपए मिल गए, फिर उसमें से 5 हमने निकाल के लायबिलिटी मान लिया, तो आपकी ये एंट्री इसमें बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, फिर कमीशन टू अनअर्न्ड कमीशन। अगर आप एक एंट्री करना चाहो तो डायरेक्ट एक एंट्री कर सकते हो, कैश टू कमीशन इन एडवांस, सीधा एक एंट्री। 10,000 मिले हैं, 5,000 कमीशन के, 5,000 एडवांस के, डायरेक्ट आप एक एंट्री भी कर सकते हो। ये एडवांस ड्राइंग नहीं होगा, नहीं ड्राइंग कब से होने लग गया, एडवांस कब से ड्राइंग होने लग गया भाई। हमें कोई चीज एडवांस में मिली है तो वो ड्राइंग कब से होने लग गया। वो पार्टनरशिप में होता है कि अगर आप किसी पार्टनर को कोई एडवांस दे रहे हो या आप अपने किसी रिश्तेदार वगैरह को एडवांस दे रहे हो, उसको हम ड्राइंग्स मानते हैं। एडवांस मिलने में कभी हम ड्राइंग्स नहीं बोलते। अगला, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम स्वयं इंडस्ट्रीज फॉर 4 लाख प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 4% ईच। 1 लाख इमीडिएटली दे दिया चेक से, बैलेंस हमें 2 महीने बाद देना है। तो सेकेंड हैंड मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे हैं, एंट्री में लिखेंगे सेकेंड हैंड मशीन, या फिर आप खाली मशीन भी लिख सकते हो, टू स्वयं इंडस्ट्री, कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसा हमने देना बाकी है, टू बैंक, और इनके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। वैल्यू डालेंगे, कितने की मशीन हम लोगों ने ली, 4 लाख, जीएसटी 4% 4 लाख पे 4% 4 लाख पे 4% 16,000 तो अगर 4 लाख पे 16,000 लग गया तो आपकी जो गुड्स बन गए वो 4,32,000 के बन गए। अब 4,32,000 में से कुछ पैसा हमने हाथ के हाथ दे दिया, 1 लाख हमने इमीडिएटली दे दिया, तो अगर मैंने 1 लाख इमीडिएटली दे दिया तो बचा 3,32, जो 3,32 हमारे पास बच गया वो अभी भी देना बाकी है, उसे हम बाद में देंगे, तो वो स्वयं इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी आपके पास मशीनरी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू स्वयं इंडस्ट्री टू बैंक, सिंपल। लीजिए ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हो गया। आगे फिर क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ये भी थ्योरी में बहुत आता है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अक्सर ये ट्रू फॉल्स में ही आता है, तो आपको इसको ट्रू फॉल्स के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। कह रहा क्लासिफाई दी फॉलोइंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे एसेट बढ़ जाए या जिससे लायबिलिटी कम हो जाए। जब मैं ये एसेट और लायबिलिटी लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट एंड लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इररेगुलर होते हैं, रोज रोज नहीं होते, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेगुलर होते हैं। इररेगुलर से मेरा मतलब है नॉन रिकरिंग, ये कभी कभी होते हैं। रेगुलर से मेरा मतलब है रिकरिंग, ये बार बार होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, और क्योंकि बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है तभी ये बार बार नहीं होते। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म मिलता है, बेनिफिट कम मिल रहा है तभी मैं इसको बार बार कर रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम जब करते हैं तो शो इसको बैलेंस शीट में करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पीनल में शो करते हैं, ट्रेडिंग पीनल में। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इसलिए किया जाता है कि हम इससे अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल। ये हमारे कमाने की क्षमता को बढ़ा देता है, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये हमारे अर्निंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है। हम जितना एग्जिस्टिंग कमा रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए हम ये खर्चा करते हैं, तो दिस इज कैपिटल, दिस इज रेवेन्यू। अब इनके आधार पर हमें ये बताना है कि क्या ये जो खर्चे हैं, क्या ये खर्चे कैपिटल होंगे, रेवेन्यू होंगे। जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। मैंने अपने डायरेक्टर को भेजा कि जब बाहर से कोई मशीन खरीद के आ, उसके लिए मैंने फ्लाइट की टिकट करवाई, तो ये फ्लाइट की टिकट भी इसलिए हो रही है ताकि मैं ये कैपिटल एसेट परचेज कर सकूं, तो ये परचेज पे होने वाला खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रोज रोज नहीं होगा। सेकंड, ड्रेनेज फॉर न्यू इक्विपमेंट, इसके आगे कुछ लिखा नहीं लिखा, बस इतना ही है। ड्रेनेज फॉर न्यू इक्विपमेंट बोल रहा है, तो कोई नया इक्विपमेंट है उसका मैंने ड्रेनेज करा, मतलब उसका कचरा वगैरह निकलवाया, तो ये बेसिक सर्विस मेंटेनेंस है। सर्विस मेंटेनेंस मतलब जैसे आप गाड़ियों की सर्विस मेंटेनेंस कराते हो, उसके अंदर जो इंजन ऑयल मोबिलाइल वगैरह डाला होता है, आप उसकी साफ सफाई करवाते हो, तो ये उसकी तरह है। तो ये बेसिकली हर 3-4 महीने में आपको कराना पड़ेगा, ये बार बार होने वाला खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। कोई भी आप स्टॉक हटा के किसी नई साइट पे लेके जा रहे हो, ये एक शिफ्टिंग एक्सपेंस होता है, और शिफ्टिंग एक्सपेंस हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, शिफ्टिंग एक्सपेंस कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। मैं यहां से कोई सामान उठा के किसी और जगह पे लेके जा रहा हूं, दिस कैन नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कभी भी नहीं। आगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड कार टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। आप दुनिया की कोई भी चीज ले लो जो सेकंड हैंड है, अगर आप उसके ऊपर कोई रिपेयर का खर्चा कर रहे हो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि ये जो सेकंड हैंड चीजों पर रिपेयर किया जाता है, पहली बार उनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ये रिपेयर आमतौर पर आप एक बार में कराते हो, एक बारी के लिए कराते हो, उसके बाद तो हर बार सर्विस मेंटेनेंस होती है। तो सेकंड हैंड मशीन हो गई, सेकंड हैंड कोई एसेट हो गया, उस पर आपने रिपेयर कराई एक बारी के लिए ताकि आप उसको वर्किंग कंडीशन में ला सको, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैरेज, कैरेज मतलब डिलीवरी, डिलीवरी ऑन अ रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर अ पीस ऑफ मशीनरी। आपने कोई कैरेज कॉस्ट भरी ऑन अ रिप्लेसमेंट पार्ट, रिप्लेसमेंट मतलब कि आपने पूरा पार्ट ही चेंज कराया फॉर अ पीस ऑफ मशीनरी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ये जो माल अपने पास कहीं से आ रहा है, आप इसकी डिलीवरी करवा रहे हो, तो इसका मतलब ये एक बड़ा माल है। देखो, कोई छोटी मोटी चीज होती है उसके लिए हम कोई कैरेज की कॉस्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप कोई बड़ी चीज है तभी आप उसके लिए कोई कैरेज की कॉस्ट दोगे। तो ये एक बड़ी चीज है जिसको आप डिलीवरी वगैरह का खर्चा दे रहे हो अपनी मशीन में बदली कराने के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बार बार नहीं होगा, कभी कभार होगा। रीपेंटिंग ऑफ अ डिलीवरी वैन, रीपेंटिंग मतलब फिर से पेंटिंग करवाई है। ये रीपेंटिंग वगैरह अपने पास क्या होता है कि हम डिलीवरी वैन जो अपने पास होती है उस पर हम स्टिकर लगा के रखते हैं, जैसे डोमिनोज की ब्लू कलर की बाइक्स हो गई, तो जहां से हल्का फुल्का भी पेंट उखड़ रहा होता है हम उसको फिर से कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी कंपनी की इमेज मेंटेन करके चलता है, लोग उसको देखेंगे और उसके हिसाब से हमें जो ऑर्डर प्रोसेसिंग करने में हेल्प करते हैं। ये रीपेंटिंग आमतौर पे हम लोग सर्विस मेंटेनेंस में काउंट करते हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सो दीज आर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्वेश्चन पेपर में हर बार ट्रू फॉल्स में मिलता ही मिलता है, छोड़ के मत जाइएगा। अगला, फिर अपने पास आया सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मैंने आपको लेक्चर दिया था पूरा कि 5 नंबर का मुफ्त क्वेश्चन इसमें से बनता है। आखिरी बार जनवरी 26 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मई में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। इन्होंने बोला है कि आप परचेज बुक बना के दिखाओ, तो परचेज बुक कैसे बनाते हैं एक बार क्विकली आपको दिखा दूं। सबसे पहले कोई भी आपको बुक बनाने के लिए बोला है तो पहले क्वेश्चन देखकर ये समझो कि इनका बिजनेस किस चीज का है। जैसे हमने पिंक कंपनी से परचेज करा ब्लैक सनग्लासेस, ब्राउन सनग्लासेस, तो इससे मुझे समझ में आता है कि इनका बिजनेस ऑप्टिकल्स का है, मतलब गॉगल्स वॉगल्स का है। फिर कह रहा है कि मैंने कुछ कंप्यूटर परचेज करा, तो कंप्यूटर सनग्लासेस के बिजनेस में नहीं आना चाहिए, ये बाहर ट्रांजैक्शन हो गई। परचेज बुक में सिर्फ 2 ही तरह की चीजें आती हैं, एक गुड्स होना चाहिए और दूसरा उधार पर होना चाहिए। अगर गुड्स है उधार नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, या ये कह लो कि उधार है पर गुड्स नहीं है तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। दोनों बातें होनी जरूरी है, गुड्स भी होना जरूरी है, उधार भी होना जरूरी है। ग्लासेस के बिजनेस में जो कंप्यूटर है वो कोई गुड्स नहीं है, तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे।
फिर कह रहा है ब्लैक लेंस ब्राउन लेंस। अब ये जो अपने पास है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, पर ध्यान से देखो ये कैश पर है, ये कैश पर है तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि गुड्स भी होना चाहिए क्रेडिट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे गुड्स भी है क्रेडिट भी है, सिर्फ पहली एंट्री रिकॉर्ड होगी। कैसे रिकॉर्ड होगी फटाफट से दिखा देता हूं, देखें। ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, फिर अपने पास जो है परचेज इनवॉइस नंबर, फिर यहां पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे लिखेंगे एलएफ, फिर यहां पे लिखेंगे डिटेल्स, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट, सबसे टॉप में लिख देंगे परचेज बुक, डेट डालेंगे, डेट अपने पास अच्छा दे ही नहीं रखी, यहाँ पे बस फर्स्ट लिख देंगे। फर्स्ट में अपने पास किससे परचेज करा, पिंक एंड कंपनी, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे पिंक एंड कंपनी। क्या क्या परचेज करा लिखेंगे, 10 पेयर ऑफ ब्लैक सन ग्लासेस 800 पर पेयर, 10 पेयर ऑफ सन ग्लासेस एट 800 रुपए पेयर, तो 10 इंटू 800 ये आ जाएगा 8000। इसके बाद अपने लिया 5 पेयर ऑफ ब्राउन सन ग्लासेस 900 रुपए पेयर पे, 5 पेयर ऑफ सन ग्लासेस एट 900 रुपए, तो 5 इंटू 900 अपने पास आ जाएगा 4500, टोटल कर देंगे 12500। इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो 12500 में से 1250 गया, तो ये 11250 यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जो 11250 है इसके बाद हम इसको टोटलिंग कर देंगे, क्योंकि अगली दो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। तो टोटलिंग में यहाँ पे हम मंथ की लास्ट डेट डालते हैं, हमारे क्वेश्चन में मंथ की लास्ट डेट देनी रखी, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ मंथ लास्ट डेट। यहाँ पे हम लिखेंगे अपने पास, ये पर्टिकुलर्स में आना था वैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी बुक आपने बनाई उसका बैलेंस क्या होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि परचेज खर्चा है। इनवॉइस में कुछ नहीं डालेंगे, एलएफ में कुछ नहीं डालेंगे, डिटेल में कुछ नहीं डालेंगे, कॉस्ट का टोटल यहाँ पे आके लिख देंगे, बस ये बन गया। लेकिन पेपर में इतना लिखने के आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको इसके नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट में ये लिखना पड़ेगा कि बाकी दो ट्रांजेक्शन आपने क्यों नहीं ली। तो जो पहली ट्रांजेक्शन है सेकंड वाली, उसमें आपने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर इज नॉट गुड्स, ये गुड्स नहीं है तो परचेज बुक में नहीं आएगा। तीसरा, आपने उसमें गुड्स तो लिए लेकिन वो आपने कैश पर लिए, तो ये जो एंट्री आपके पास है कैश बुक में जाएगी, ये परचेज बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि आप कोई भी चीज कैश वैश पे ले रहे हो, चेक वेक पे ले रहे हो, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, परचेज बुक में नहीं होना चाहिए। परचेज बुक में सिर्फ तब रिकॉर्ड होगा जब गुड्स भी हो, जब क्रेडिट भी हो। तो दिस वाज दिस क्वेश्चन। अच्छा, और आइए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, इन दोनों में से किसी एक में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा चांसेस रहते हैं, 10 से 12 मार्क की वेटेज के लिए ही आ जाता है। तो एक बार फटाफट इसको देखते हैं। देखें, कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दूरिया टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमसे ये गलतियां जो हैं डिटेक्ट हुई हैं, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उस टाइम पे आपको ये गलतियां मिली है, तो एक तरह से स्टेज नंबर 2 का क्वेश्चन है। अगर ट्रायल बैलेंस बन जाता, फाइनल अकाउंट बन जाता, उसके बाद गलती पता चलती, तो फिर वो स्टेज नंबर 3 होता, पर ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त चला है तो स्टेज नंबर 2 है। जी क्या कह रहे हैं, एक बार कैश बुक दिखा दीजिए। कैश बुक दिखा दूं, कैश बुक तो बनाई नहीं बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो ये परचेज बुक बनाई है, कैश बुक तो मैंने बताई ही नहीं है अभी। ये लो, एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा मैं जूम आउट कर दूं, ये लो। ये नीचे इसका नोट है, डन। चलिए और आगे चलते हैं। देखें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहला, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड, हमने डेबिटेड वाले एरर किए थे। डेबिटेड वाले एरर कैसे होते हैं, सिर्फ डेबिट वाले पार्ट में गलती है। तो वेजेस आपने दी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इसकी एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग टू कैश, क्योंकि बिल्डिंग आप रोज रोज तो नहीं बनवाओगे, उसके ऊपर जो आप वेजेस दे रहे हो वो वन टाइम का खर्चा है, वन टाइम का खर्चा एसेट्स में जाता है। एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग टू कैश, पर आपने बिल्डिंग की जगह पे डेबिट करने की बजाय कर दिया वेजेस को, वो भी कितना 20,000। तो आपने बिल्डिंग की जगह पे वेजेस लिखा है, कैश में कोई गलती नहीं है। डेबिटेड वर्ड का मतलब सिर्फ डेबिट वाले पार्ट में गलती हुई है, तो करना था डेबिट बिल्डिंग को, कर दिया डेबिट वेजेस को। ठीक करने के लिए कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, कितना आ जाएगा 20,000 20,000, ये पहले पार्ट की एंट्री। दूसरा कह रहा है एक परचेज करे गुड्स सीमा से 10,000 के हैज बीन रॉन्गली एंटर थ्रू सेल्स बुक।
थ्रू सेल्स बुक बोल रहा है, इसका मतलब पूरी एंट्री गलत पास करी है। तो सीमा से माल परचेज करा, एंट्री होनी थी परचेज टू सीमा, पर मैंने इस एंट्री को अपने पास रिकॉर्ड कर दिया सेल्स की तरह, तो मैंने एंट्री कर दी सीमा टू सेल्स। करना था ये, कर दिया ये, एंट्री अपने पास है 10,000 की। ठीक करने का तरीका क्या होता है, जो करना है वो कर दो, जो नहीं करना था उसे पलट दो। जो करना है वो करो, परचेजेस टू सीमा करना था 10,000 10,000 ये कर दो, जो नहीं करना था उसे पलटो। जब आप पलटोगे तो सीमा अपने पास जो यहाँ ऊपर 10,000 है ये नीचे आ जाएगा, मतलब सीमा क्रेडिट टोटल 20 से होगा, और सेल जो क्रेडिट है सेल ऊपर चले जाएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री बनकर आ जाएगी परचेज सेल टू सीमा। परचेज सेल टू सीमा का मतलब कि परचेज टू सीमा तो होना ही था, लेकिन सीमा टू सेल बेफालतू में कर दिया, तो उसको रिवर्स करके इसी के साथ जोड़ दो। एंट्री बन जाएगी परचेज 10,000 सेल 10,000 टू सीमा 20,000। तीसरा, सेल करे गुड्स निखिल को लिस्ट प्राइस 240 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आउट ऑफ द अमाउंट 50% अमाउंट जो वो मिली है, 50% मिली है, तो मतलब बाकी 50% अभी नहीं मिली। कह रहा है उसमें से भी जो 3/4 मिली वो चेक से मिली, एंड बैलेंस जो अपने पास है वो कैश में मिली। कह रहा है सीजीएसटी इतना इतना है। अब इस क्वेश्चन में ये बता ही नहीं रहा है नलायक कि ये जो अपने पास है ये जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन की है या किसकी है। अब इसमें कोई गलती तो हुई नहीं है, जब गलती नहीं हुई है तो जो एंट्री पास करनी थी बस आप वो एंट्री पास कर दो। तो आ जाओ वो एंट्री पास कर देंगे। पहले वर्किंग नोट बना लो, 240 का माल है, 240 के माल पर ट्रेड डिस्काउंट 10% लगा, यानी 24, तो बन गया 216। अब 216 में से 50% अमाउंट मिल रही है, तो 50% मिल गई, 50% अभी नहीं मिली, तो 50% हो गया 1,08,000, बाकी का जो 50% है अभी नहीं मिला। फिर जो 1,08,000 मिल रहा है उसमें से भी उसने बोल दिया कि जो 3/4 है वो चेक में मिला, बैलेंस कैश में मिला। लो भाई 3/4 चेक में मिला, और जो बैलेंस अपने पास है 1/4 वो कैश में मिला, बाकी अभी मिला ही नहीं है। अगर हम एंट्री पास करें तो एंट्री ऐसे बनेगी, माल हमने बेचा है निखिल को, तो एंट्री बनेगी निखिल कैश, चेक भी आएगा, चेक मतलब बैंक लिख सकते हैं, बैंक, बैंक टू सेल्स और टू जीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। फिगर कैसे डालेंगे, पहले ये वाली फिगर 2,16,000 सेल्स में आएगा। अब इस पे जीएसटी लगा दो सबसे पहले। जीएसटी कितना कितना परसेंट है, 6%। तो 6% पहले इस पे जीएसटी लगा दो। ये लो जरा जीएसटी जब आप इस पे लगाओगे तो ये बन जाएगा 2,16,000 पे 6%, 12,960 इसका, 12,960 इसका। अब ये देखो कि अपने पास हमें कितना कितना पैसा जो है वो मिलेगा, थोड़ा गौर करना। देखो जो 6% अपने पास लगा है वो इस 1,08,000 पे भी लगेगा, इस 1,08,000 पे भी लगेगा, तो 1,08,000 पे भी 6% लगा होगा। जरा 1,08,000 पे 6% जो निकाल लो, इस पे लगा होगा 6480, ये भी 6480, तो टोटल मिला के बन जाएगा, टोटल मिला के बन जाएगा 1,20,960, मतलब जीएसटी लगा के बन जाएगा 1,20,960। अब इस 1,20,960 में 3/4 मिल रहा है आपको चेक से, तो 3/4 मतलब हो गया 90,720। तो जो बाकी आपको मिलेगा 1,20,960 में से अगर 90,720 आपको चेक में मिल गया, तो बाकी जो 1/4 बचेगा वो बचेगा 30,240। 30,240 हम यहां डालेंगे कैश में। अच्छा, इस 1,08,000 पर भी 6480 का जीएसटी लगा होगा, तो ये भी 1,20,960 आएगा, और ये अभी तक मिला ही नहीं, ये मिलना बाकी है, तो ये निखिल में आ जाएगा। मतलब एंट्री में निखिल में वो फिगर आएगी जो मिलना बाकी है, कैश में वो जो मिल चुकी, बैंक में वो जो चेक मिल चुका, सेल्स में वो जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद है, और टोटल जीएसटी आपने कितना लगाया, टोटल सीजीएसटी कितना लगाया, एसजीएसटी कितना लगाया, ये इसकी एंट्री बनेगी। ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये सिंपल इन्होंने जर्नल एंट्री का क्वेश्चन दे दिया और जर्नल एंट्री के हिसाब से इसको हम सॉल्व कर देंगे। आगे, गुड्स कॉस्ट 15,000 की, सेल प्राइस 16,000। सेल प्राइस का मतलब नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल की तरह बांट दी है, तो सेम एंट्री आएगी एडवर्टीजमेंट टू परचेज। अभी पहले भी ये एंट्री आई थी, हमेशा इन एंट्री को कॉस्ट पे लिखते हैं, तो 15,000 15,000। आप एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, आप प्रमोशन भी लिख सकते हो, आप सैंपलिंग भी लिख सकते हो, पर मेरा दिल कहता है एडवर्टीजमेंट लिखो तो ज्यादा बढ़िया। फिफ्थ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 10,000 का, हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बाउंस हुआ, तो सबसे पहले ये सोचो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको एसएस कंपनी से मिला था। जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आपको किसी से मिलता है तो उसको ऐसे लिखते हैं बीआर टू एसएस कंपनी, ये मिलने की एंट्री है। अब अगर ये बाउंस हो गया तो बाउंस होने में एंट्री रिवर्स हो जाएगी,
बाउंस होने में एंट्री बन जाएगी एसएस कंपनी टू बीआर, ये एंट्री होनी चाहिए। तो जब कोई बिल बाउंस हुआ 10,000 का, उसमें आपकी ये एंट्री बननी चाहिए थी, एसएस कंपनी टू बीआर 10,000 10,000। लेकिन जब ये एंट्री हमने पास करी तो इसने बोल रहा है कि ये हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। ये क्रेडिट तो बैंक में हुआ, क्रेडिट तो बैंक में हुआ, मतलब बीआर की जगह पे बैंक लिख दिया, और ये जो डेबिट हुआ ये बिल रिसीवेबल अकाउंट में हुआ, तो हमने डेबिट वाली जगह पे बिल रिसीवेबल लिख दिया। अब चेक करें, करना था ये, कर दिया ये, ठीक कैसे करेंगे? जो करना था वो कर दो, एसएस कंपनी टू बीआर करना था ये कर दो, ओके। अब ये जो बीआर टू बैंक जो है ये नहीं करना था, तो इसको पलट दो। जब आप इसको पलटोगे तो बीआर नीचे और आ जाएगा, ये बन जाएगा 20 और बैंक ऊपर चले जाएगा, तो करेक्ट एंट्री बनकर आ जाएगी एसएस कंपनी बैंक टू बीआर। ये इसका फंडामेंटल है। एक बार और, किसी आदमी से बिल मिला, एंट्री बनती बीआर टू एसएसएन कंपनी। अब अगर ये बाउंस हो गया तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एसएस कंपनी टू बीआर। अब ये कह रहा है एसएस कंपनी की जगह मैंने डेबिट कर दिया बीआर को, क्रेडिट कर दिया मैंने बैंक को, तो भाई बीआर की जगह पे बैंक लिख दिया, एसएस कंपनी की जगह पे बीआर लिख दिया। तो जो पहले करना था वो करो, पहले हमें ये करना था एसएस कंपनी टू बीआर, ये कर दो। फिर जो हमें नहीं करना था, ये बीआर टू बैंक जो हमने करा, ये नहीं करना था, इसे पलट दो, तो बैंक ऊपर आ जाएगा, बीआर एक और बार नीचे जाएगा, एसएस कंपनी बैंक टू बीआर, ये इसकी एंट्री आ जाएगी। ये भी आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है वैसे, अगर आपको याद हो, आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो याद होगा। बिल रिसीवेबल 2500 का वॉज पास थ्रू बिल्स पेबल बुक। अब ये क्या है? ये बिल अपने पास हंस से अपने पास हमें मिला था, तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री बिल्स पेबल में पास कर दी, तो इसका मतलब एंट्री होनी थी बिल रिसीवेबल टू हंस, पर हमने एंट्री पास कर दी हंस टू बिल्स पेबल। करना था ये, कर दिया ये, ठीक करेंगे, जो करना था पहले वो कर दो, बिल रिसीवेबल टू हंस। फिर जो नहीं करना था उसे पलट दो, तो बिल्स पेबल ऊपर आ जाएगा और हंस की वैल्यू डबल हो जाएगी। ये अमाउंट है 2500, तो 2500 2500 और 5000, ये इसकी एंट्री आ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुशील को हमने इशू करा एक क्रेडिट नोट अलाउइंग रिबेट ऑफ 16,000 एज गुड सप्लाइड टू हिम वाज फाउंड डिफेक्टिव। मैंने सुशील को एक क्रेडिट नोट दिया और मैंने उसको ये बोला कि मैं कहा भाई साहब, ये जो 16,000 जो अपने पास है, हमने आपके ये गुड्स जो हैं हमने आपको दिए थे, ये डिफेक्टिव हैं, तो हम आपको 16,000 का रिबेट दे रहे हैं। अब क्योंकि मैं 16,000 का आपको रिबेट दे रहा हूं, तो उसके ऊपर जो जीएसटी वीएसटी है मुझे वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये देखो एंट्री कैसे करनी है। जब मैंने सुशील को माल बेचा होगा तो एंट्री करी होगी मैंने सुशील टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये एंट्री मैंने सुशील को माल बेचने पे करी होगी। अब सुशील को जो मैंने माल बेचा वो डिफेक्टिव निकला, तो मैं उसका माल के लिए उसको रिबेट दे रहा हूं। मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं आपका कुछ पैसा माफ कर रहा हूं। तो माफ करने के लिए अब जो ये एंट्री है ये उल्टी होगी। अब देखो उल्टी कैसे होगी, सेल्स की जगह पे मैं यहां पे डेबिट करूंगा रिबेट को, सुशील का अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, क्योंकि सुशील से अब मुझे पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, और जो ये जीएसटी मैंने चार्ज किया था यहां पे मैं इसको रिवर्स करूंगा, तो इसको रिवर्स करने की एंट्री हो जाएगी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। एक और बार, सुशील को माल बेचा तो एंट्री करी होगी सुशील टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब मैं सुशील को गलत माल दे चुका हूं तो मैं उसको रिबेट दे रहा हूं। रिबेट देने का मतलब मैं उसको एक छूट दे रहा हूं। मैं उससे ये कह रहा हूं कि भाई मैं आपसे पूरा पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि सुशील का बैलेंस मैं कम कर रहा हूं, तो जो ये डेबिट था अब ये क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि मैं इसका बैलेंस कम कर रहा हूं तो जितना मैंने इसके ऊपर टैक्स लगाया था वो टैक्स भी कम होगा, और जो मैं इसका बैलेंस कम कर रहा हूं वो मैं यहां पे कम किस नाम से कर रहा हूं? रिबेट के नाम से। वैल्यू डाल दो। रिबेट अपने पास है, हम लोग दे रहे हैं 16,000 का, जीएसटी 4% है, तो 16,000 यहां लिख देना, 4% जीएसटी, तो 640 640, ये टोटलिंग कर देना, 640 हो गया 1280, तो 17280 यहां पे। दिस विल बी दी एंट्री। ये अच्छी एंट्री है, ये भी स्टडी मैट की है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जीएसटी एंट्रीज जर्नल एंट्रीज का है, आप चेक कर सकते हैं। तो दिस वाज अपने पास अपने आप में रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन जो पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। चले और देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये बीआरएस का क्वेश्चन है। बीआरएस का क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 5 में होता है। क्वेश्चन 2 में होगा तो 8 से 10 नंबर के लिए होगा, क्वेश्चन 5 में होगा तो 4-5 नंबर का होगा। एक बार चेक करते हैं। कह रहा है बीआरएस आपने बनाना है, कैश बुक विभा ट्रेडर का दे रखा है, डेबिट बैलेंस है 329, लेकिन इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन हमारा कैश बुक से शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन अगर कैश बुक से शुरू है तो हमें कैश बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखें कैसे। लास्ट एंट्री एक बार और बता दो, और 6th एंट्री भी ठीक है।
लास्ट वाली एंट्री में भाई ये है, आपने सुशील आदमी को माल बेचा होगा, तो आपने एंट्री करी होगी सुशील टू सेल, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सर आपको कैसे पता कि आपने इसको माल बेचा है? यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पढ़ के देखो, ये लिखा हुआ है गुड्स सप्लाइड टू हिम, सप्लाइड बाय हिम नहीं, सप्लाइड टू हिम। इसका मतलब कि हमने इसको बेचा। अगर इसने हमें बेचा होता तो लिखा होता सप्लाइड बाय हिम, पर हमने इसको बेचा है तो लिखा है सप्लाइड टू हिम। ओके, अब ये गुड्स डिफेक्टिव निकले हैं तो मैं उसको रिबेट दे रहा हूं। देखो जब भी किसी आदमी के गुड्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं तो एक रास्ता तो ये है कि वो गुड्स वापस कर दे। अगर ये गुड वापस करता तो मैं एंट्री कर देता सेल रिटर्न टू सुशील, और सेल रिटर्न पर भी ये जो टैक्स है ये कैंसिल हो जाता। सेल रिटर्न पर भी ये जो टैक्स है ये कैंसिल हो जाता। पर इसने मेरे गुड्स वापस नहीं करे हैं, ये कह रहा है कि भाई मैं गुड्स वापस नहीं करूंगा, आपने मुझे डिफेक्टिव माल दे दिया, ठीक है समझ लिया मैंने, लेकिन आप मेरा बैलेंस कम कर दो। तो गुड्स तो इसने वापस नहीं करे, यहां सेल रिटर्न लिख नहीं सकते। इसका बैलेंस कम करने का मतलब हम इसको रिबेट दे रहे हैं, और रिबेट देने का मतलब है मेरे लिए तो खर्चा है क्योंकि मुझे पैसा कम मिलेगा, तो मैं यहाँ पे रिबेट लिख दूंगा। 16,000 का रिबेट दिया, 4% इसके ऊपर जीएसटी कैंसिल करना है, तो 640 ये 17,280 यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने एंट्री पास करी है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इससे ऊपर एक 6th एंट्री भी पूछी थी। 6 में कह रहा था बिल्स रिसीवेबल 2500 का गलती से पास कर दिया बिल्स पेबल की तरह। अबे तो बिल रिसीवेबल की एंट्री बिल्स पेबल की तरह कर दी। बिल रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल टू आदमी का नाम, यही तो होती है। इतना सारा बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, बिल रिसीवेबल टू पर्सन जिससे बिल मिला, हमने इसकी एंट्री बिल्स पेबल बुक में कर दी, मतलब हमने एंट्री ये पास कर दी कि हमने इसको बिल एक्सेप्ट करके दिया। तो एंट्री करनी थी बिल रिसीवेबल टू हंस, पर एंट्री कर दी हंस टू बिल्स पेबल। करनी थी ये, कर दी है। ठीक करने के लिए जो करना था पहले वो करो, बिल रिसीवेबल टू हंस। जो नहीं करना था हंस टू बिल्स पेबल, उसे पलट दो। पलटेंगे तो बिल्स पेबल ऊपर आ जाएगा और हंस की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो ये 5,000 हो जाएगा, ये 2500 रहेगा। ये इसका फंडा है। अब बताएं, क्लियर है? और किसी को भी डाउट था? आदि, आदि भाई क्लियर है ये? चलो ठीक, और आ जाए नेक्स्ट। अब अपने पास है, हम बीआरएस बना रहे हैं। बीआरएस के क्वेश्चन में कैश बुक दिया हुआ है, तो हमें कैश बुक के हिसाब से चलना है। और नीचे उसने बोला है कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है, तो नॉर्मल अपना जो क्वेश्चन जैसा चलता है वैसे बनाएंगे। वैसे आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अमेंडेड कैश बुक से भी कर सकते हो। देखो कैसे, क्योंकि जब भी कभी बीआरएस आप उस दिन पे बना रहे होते हो जिस दिन आपका साल खत्म होता है, तो आप अमेंडेड कैश बुक से भी कर सकते हो। देखो बीआरएस जब कभी भी आप साल के अंतिम दिन पे बना रहे हो, अंतिम दिन पे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अमेंडेड कैश बुक बना के फिर बीआरएस बना के भी कर सकते हो। या फिर अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो आप इसको डायरेक्टली बीआरएस से भी कर सकते हो। मैं एक बार आरटीपी में आपको देख के बता देता हूं कि इन्होंने किससे किया है, मैं आपको उससे करवाता हूं। ये 5वां क्वेश्चन था, इन्होंने किया हुआ है। कहां है? इन्होंने किया है, ये लो भाई, इन्होंने ऐसे बिना उसके किया हुआ है। अब देखो ये अल्टरनेटिवली इन्होंने अपने पास जो है, नहीं बिना उसके ही करा हुआ है। तो ये लो, अगर मतलब वो लोग नहीं बोल रहे अमेंडेड कैश बुक बनाओ तो मतलब हम नहीं बना रहे, पर अगर वो बोल देता अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए तो हम उससे बना लेते। पर खैर चलो, नहीं बोल रहा तो डायरेक्ट करते हैं। ये लो, एक अपने पास हम लिख लेते हैं प्लस आइटम, एक लिख लेते हैं माइनस आइटम। यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, और कैश बुक का भी जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है बेटा। ये बैलेंस अपने पास है 329, तो 329 यहां पर आएगा। अब ट्रांजेक्शन उठाएंगे, एक एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है 12 मार्च को जो पेमेंट साइड है कैश बुक की अंडरकास्ट है। पेमेंट मतलब माइनस, कैश बुक में अंडरकास्ट मतलब कम, कम है। तो कह रहा है कैश बुक में 12,000 की पेमेंट कम हुई है। इसको लिखेंगे कैसे? कैश बुक में 12,000 की पेमेंट कम हुई है, इसका मतलब यह है कि अगर कैश बुक में इतनी पेमेंट हुई है तो पासबुक में इससे ज्यादा हुई है। बेटा मैं अगर कहता हूं कि मेरी एज आपसे ज्यादा है, तो इसका यह भी तो मतलब है कि आपकी एज मेरे से कम है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि कैश बुक में पेमेंट कम हुई है, तो इसका यह भी तो मतलब है कि पासबुक में पेमेंट ज्यादा हुई है। तो पासबुक में पेमेंट यहां तक हुई है, कैश बुक में पेमेंट यहां तक हुई है। क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का है, तो कैश बुक को पासबुक तक लेकर आएंगे, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो 12,000 माइनस होगा। सिंपल।
ठीक है, और देखें नेक्स्ट, कह रहा एक चेक 85,000 का इशू करा गया 23 मार्च को, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का मतलब कैश बुक। तो आपने कोई चेक इशू कर दिया है, वो प्रेजेंट भी हो गया होगा, लेकिन आप कैश बुक में लिखना भूल गए। ये लो जी, आपने कोई चेक इशू करा, पहले आपको पता चलेगा, आप कैश बुक में लिखना ही भूल गए, तो आपकी कैश बुक वहीं की वहीं है, पर बैंक से इसकी पेमेंट हो चुकी है, तो बैंक की पासबुक नीचे पहुंच गई। अब कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, क्वेश्चन हमारा कैश बुक का है, तो कैश बुक को नीचे लेकर आएंगे, माइनस में चले जाएगा 85,000। ऐसे इशू हो गया, लेकिन प्रेजेंट के बारे में नहीं बोला, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्रेजेंट हो गया। थर्ड, ऑन 22 मार्च अ डेबिट बैलेंस ऑफ 18,500 एज ऑन प्रीवियस डे ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। ये कह रहा है 18,500 का डेबिट बैलेंस आपने क्रेडिट बैलेंस मान लिया। इसको जरा समझो, ये अच्छा पॉइंट है। देखो, कैश बुक में जो डेबिट साइड होती है वो प्लस होती है, प्लस, क्रेडिट माइनस होता है। तो आपने ये जो बैलेंस है 18,500 का, ये प्लस का बैलेंस था, पर आपने इसे माइनस का बैलेंस मान लिया। अब बीच में हमेशा जीरो है मान लो, तो आपने अगर प्लस वाला बैलेंस माइनस का बैलेंस मान लिया, तो बोलो डिफरेंस कितने का आया? बताओ, क्या डिफरेंस 18,500 का आया, या डिफरेंस जीरो का आया, या कितने का आया? बोले, प्लस का बैलेंस है 18,500 का, आपने उसको माइनस का बैलेंस मान लिया, तो डिफरेंस कितने का आया? बेटा थोड़ा जवाब चाहिए मुझे, तभी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा क्लास लेने का। ऐसे समझे, थोड़ा इससे ज्यादा क्लियर होगा। ये एक नंबर लाइन है, जीरो, ये प्लस है, ये माइनस है। मैंने प्लस 18,500 को माइनस 18,500 मान लिया, तो इसका मतलब डिफरेंस तो ये पूरे का आया ना, पूरा मतलब ये 18,500, ये 18,500, तो टोटल डिफरेंस कितने का आया? 37। मतलब मैंने प्लस को माइनस मान लिया, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी कैश बुक को डबल अमाउंट से 37,000 से नीचे कर दिया, जबकि पासबुक में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। क्वेश्चन हमारा कैश बुक का है, तो हमें कैश बुक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जब आप कैश बुक को ऊपर लेके जाओगे तो 37,000 से प्लस हो जाएगा, ये इसका मतलब है। लीजिए, ये इसकी एंट्री होगी। फोर्थ, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 42,000 issued in last week of March, चेक एग्रीगेटिंग 28,500 वर इन कैश इन मार्च। कह रहा है 42,000 में से सिर्फ 28,500 के चेक ही इन कैश हुए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी को 42,000 के चेक दिए, पहले आपको पता चलेगा आपने 42,000 से कैश बुक कम कर दी, लेकिन अभी तक जो इन कैश हुए हैं वो सिर्फ 28,500 हुए, तो 28,500 ही बैंक से निकले हैं। अब देखा जाए तो ये 28,500 निकले हैं, ये 42 निकले हुए हैं पूरे। कैश बुक नीचे है, तो कैश बुक को पासबुक पे लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। नीचे से ऊपर जाने के लिए 42,000 और 28,500 तक का जो डिफरेंस है वो तय करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा सोचो, 42,000 माइनस 28,500, तो ये बन जाएगा 13,500। 13,500 से हम लोग इसको प्लस कर देंगे। फिफ्थ, फिर है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 35,000 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड 35 का कलेक्ट करा और 20 की पेमेंट करी, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। लो भाई, इसकी दो एंट्री भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। पहले बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करा जो कि है 35,000 का, 35 का, कैश बुक को पता नहीं, तो कैश बुक को भी ऊपर लेके जाएंगे, 35 से प्लस हो जाएगा। फिर प्रीमियम इन्होंने 20,000 का पे कर दिया, ये 20,000 का पे कर दिया, हमें ये भी नहीं पता, तो हमारी कैश बुक वहीं की वहीं है। अब कैश बुक को नीचे लेकर आएंगे तो 20,000 माइनस में कर देंगे। आप चाहो तो इनको साथ में भी कर सकते हो कि बैंक ने 35 का बैलेंस बढ़ाया और 20 का बैलेंस कम कर दिया। अगर बैंक में 35 बैलेंस बढ़ाया और 20 बैलेंस कम कर दिया, तो इसका मतलब बैंक में 15 का बैलेंस बढ़ चुका है। अब बैंक में अगर 15 बैलेंस बढ़ चुका है तो कैश बुक को भी 15 से बढ़ाना पड़ेगा, तब आप सीधा 15,000 प्लस में लिख सकते हो। पर मैंने जानबूझ के इसको अलग अलग बताया है ताकि दोनों एंट्री अलग अलग लगे। ऐसे भी कर सकते हैं। और देखें, ये फोर्थ एंट्री थी, सॉरी फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री। सिक्स में कह रहा है एक चेक क्रेडिटर को इशू करा, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक क्रेडिटर को दिया 1/29 का, गलती से कैश बुक में 2 बार लिख दिया। लो भाई, चेक क्रेडिटर को दिया 1/29 का, जबकि कैश बुक में 2 बार लिख दिया 1/29 1/29। तो कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है। क्वेश्चन कैश बुक का है, तो कैश बुक को ऊपर लेके जाना है,
129 से प्लस कर देंगे, 2 बार हमने पेमेंट लिख दी, कहने का मतलब ये है। 7th, एक चेक कस्टमर से 12,000 का मिला, बैंक में डाल दिया 28 मार्च को, पर ये बाउंस हो गया और बाउंस होने की जानकारी हमें मिली है 5 अप्रैल को। लो भाई, एक चेक हमने बैंक में डाला जो कि है 12,000 का, हमें पहले पता चला, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन ये चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब कि क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें लग रहा है कि चेक क्लियर है, पर क्योंकि बाउंस हो चुका है तो बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है। अब क्वेश्चन हमारे पास कैश बुक का है, तो कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लेकर आएंगे, 12,000 से कैश बुक माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने चेक डाल दिया, हम तो ये इस उम्मीद में है कि चेक क्लियर हो चुका है, पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो चेक अपने पास है वो बाउंस हो चुका। तो बैंक की जो पासबुक है वहीं की वहीं है, कैश बुक यहां पर है, कैश बुक को भी नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का। और आए 8th, बैंक ने पे करा क्रेडिट कार्ड बिल 2500 का, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट से क्रेडिट कार्ड बिल पे कर दिया, तो पहले बैंक को पता चला, बैंक ने 2500 कम कर दिए, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमारी कैश बुक वहीं की वहीं है। अब कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक को नीचे लाना है, 2500 माइनस कर देंगे। 9th, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया चेक 25,000 का ऑफ अनदर कस्टमर इन आवर अकाउंट। बैंक ने किसी और कस्टमर का 25,000 का चेक हमारे अकाउंट में डाल दिया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, हमारे अकाउंट का बैलेंस बेमतलब में बढ़ा दिया। तो बैंक ने बेमतलब में हमारे अकाउंट का बैलेंस 25,000 से बढ़ा दिया, हमें कोई जानकारी नहीं है। कैश बुक नीचे है, क्वेश्चन कैश बुक का है, तो कैश बुक से पासबुक पे जाएंगे, 25,000 रुपए प्लस करेंगे। 10th, 500 रुपए डिस्काउंट मिला, रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटा जब भी हमें कोई डिस्काउंट मिलता है ना, तो डिस्काउंट की एंट्री कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में नहीं होती, पर आपने गलती से इसको जो है बैंक कॉलम के अंदर लिख दिया। मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान देना, थोड़ा समझना इसको। ये देखो, ये अच्छा पॉइंट है, ये कैश बुक, आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखी हुई है, कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट। जरा गौर करना इस बात पे, थोड़ा समझना। डेबिट साइड में हम लोग रिसीट्स को लिखते हैं, रिसीट्स, तो जब भी कोई कैश मिला यहां आएगा, जब भी कोई चेक मिला यहां आएगा, और जब भी कैश चेक मिलने पे मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूं, अलाउ, तो वो यहां आएगा। क्रेडिट साइड में मैं लिखता हूं अपनी पेमेंट्स, तो जब भी मैंने कैश पे करा यहां आता है, जब भी मैंने चेक पे करा यहां आता है, और ये चेक कैश पे करने पे अगर मुझे कोई डिस्काउंट मिला है तो मैं यहां लिखता हूं। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को कोई डिस्काउंट मिला है तो वो तो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट कॉलम में आना चाहिए, पर मैंने बेवकूफों की तरह इस एंट्री को बैंक कॉलम में डाल दिया, मतलब मैंने बेमतलब में अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक में एंट्री डाल दी। अब कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने कैश बुक में बेमतलब में माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया, पढ़ के देखो, 500। तो बेमतलब में आपने 500 रुपए कैश बुक में माइनस कर दिया, पासबुक को तो कुछ पता ही नहीं। क्वेश्चन किसका है, कैश बुक, तो कैश बुक से पासबुक पे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, 500 प्लस होगा। एक बार और फिर से देख लें इस पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है बेटा। जब भी मुझे कोई कैश मिलता है तो कैश बुक में यहां लिखेंगे, जब भी मुझे अपने पास कोई चेक मिलता है तो मैं कैश बुक में यहां लिखता हूं। अब इनके मिलने पे अगर मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो उस डिस्काउंट अलाउ को मैं यहां पे लिखता हूं। इसी प्रकार अगर मैंने कोई चेक पे करा तो मैं यहां लिखता हूं, कोई मैंने कैश वैश पे करा तो उसको मैं यहां लिखता हूं, और पे करने पे मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको मैं यहां लिखता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मुझे कोई डिस्काउंट मिला जो कि मैंने डिस्काउंट कॉलम में डालने की बजाय बैंक के कॉलम में डाल दिया, तो मैंने बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में बेमतलब में एंट्री कर दी। अब कैश बुक में क्रेडिट साइड में यानी माइनस में बेमतलब में एंट्री कर दी, तो इसका मतलब यह हो गया कि कैश बुक में माइनस में बेमतलब में 500 रुपए दिखा दिए, बैंक को तो पता ही नहीं। तो कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर, क्वेश्चन कैश बुक का है तो कैश बुक को ही ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए 500 रुपए प्लस। दिस वॉज गुड पॉइंट। चले लास्ट 11वां पॉइंट और देखें। एक डेटर है, उसने एक चेक 32,000 का हमारे बैंक में डाल दिया डायरेक्टली इन मंथ ऑफ मार्च बिना हमें बताए, एंड सेम चेक वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट इन द मंथ ऑफ मार्च। लो भाई, सेम वो चेक अपने पास बाउंस भी हो गया। लो भाई, एक डेटर ने हमारे बैंक में चेक डाल दिया 32,000 का, तो बैंक ने हमारा बैलेंस 32,000 का बढ़ा दिया, लेकिन सेम टाइम पे ये जो चेक अपने पास है ये बाउंस भी हो गया, तो बैंक ने 32,000 का बैलेंस काट भी दिया। पासबुक नीचे है, कैश बुक में तो पता ही नहीं है। फिर से देख लो,
एक डेटर ने हमारे अकाउंट में 32,000 रुपए डाले, हमें कोई जानकारी नहीं है, पर बैंक ने ये 32,000 रिवोक कर दिए क्योंकि उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे, तो बाउंस हो गया, तो बैंक का बैलेंस नीचे ही आ गया। ये काम मार्च का मार्च में ही हो गया, तो ये मामू एंट्री है। कैश बुक पासबुक दोनों के दोनों बराबर है। अब बराबर है तो किसी को ऊपर ले आने की जरूरत नहीं है, किसी को नीचे लाने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है, तो ये मामू एंट्री हो गई। 11वीं एंट्री में ना तो कुछ प्लस में आएगा ना कुछ माइनस में आएगा, ना इधर ना इधर। दिस वॉज द क्वेश्चन। इसकी टोटलिंग करेंगे, जो आंसर होगा निकाल लेंगे। आए देखें जरा एक बार फटाफट से टोटलिंग कर लें। प्लस साइड में है 329, फिर प्लस साइड माइनस, चलो साथ में करता हूं, माइनस में है 12, माइनस में है 85, प्लस में है 37, प्लस में है 13,500, प्लस में है 35, माइनस में है 20, प्लस में है 29, माइनस में है 12, माइनस में है 2,500, प्लस में है 25,000, फिर प्लस में है 500। टोटल आ गया 437500। ये बैलेंस यहां बच रहा है, ये जो 437500 बच रहा है यही हमारा बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होगा। माइनस में अगर बचता है तो पॉजिटिव बैलेंस होता है बेटा, तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर 11 एंट्री दोनों सेम, 11 एंट्री में दोनों साइड सेम अमाउंट शो कर दे, तो 11वीं एंट्री में दोनों साइड सेम अमाउंट, दोनों साइड सेम अमाउंट क्यों शो करें भाई? मतलब आप कह रहे हो कि बैलेंस बढ़ा भी दें और घटा भी दें, बात तो ठीक है, वो आंसर उससे भी आ जाएगा, बट दैट डजंट सीम्स रीजनेबल। बेहतर है कि दोनों में आप डैश लगा दो, आंसर खैर उससे भी आ जाएगा। तो 437500 आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लो इसका आंसर। ये लो 437500, ये इसका आंसर है, ठीक है। खैर और देखो, मैंने आज आपके पास इन्वेंट्री की प्लेलिस्ट भिजवा दी है, आप लोग अपनी इन्वेंट्री की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना भाई, अगर आप वो टॉपिक एग्जाम के लिए करके जा रहे हैं तो। लो जी, अगला क्वेश्चन इन्वेंट्री का ही है। ये इन्वेंट्री के आखिरी के 2 लेक्चर है, आखिरी के 2 लेक्चर का मतलब हो गया लेक्चर 3 और लेक्चर 4। लास्ट वाली एंट्री में मेंशन करना होगा, क्या मेंशन करना होगा? हाँ, एक नोट डाल देना कि कैश बुक पासबुक ऑलरेडी सेम बैलेंस पर है, तो उनको मैच करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बाद में करेंगे, लेटर ऑन। एक बार आप इन्वेंट्री टॉपिक को रिवाइज कर लो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन हमने क्लास में अभी कल परसों किया है क्या? ये भी कराना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, होल्ड करो मैं कराता हूं। एक ये क्वेश्चन भी देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज कितना है, पूरा ही करना पड़ेगा। देखो एक ये लास्ट क्वेश्चन बेटा और देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। 1 जनवरी 2025 को तमल ने ड्रॉ करे 3 बिल ऑफ एक्सचेंज, 16, 25 और 10 के। कह रहा है पहला बिल 16,000 का है 2 महीने का, जबकि जो दूसरा बिल है और तीसरा बिल है 25 और 10 का है, ये 3-3 महीने का। ये बिल तपस ने एक्सेप्ट कर ली। कह रहा है 4 मार्च को तपस ने रिक्वेस्ट करा कि भाई रिन्यू कर दे फर्स्ट बिल को 15% पे फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तमल इसके लिए एग्री कर गया और 25 मार्च को तपस ने रिटायर कर दी अपनी एक्सेप्टेंस सेकंड बिल की 25,000 में। रिटायर का मतलब समय से पहले पेमेंट कर दी। रिबेट अपने पास 250 रुपए का मिला, और जो थर्ड बिल है उस पर रिबेट अपने पास मिला 500 का। अच्छा, दोनों ही रिटायर कर दिए। ऑन द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल तपस इंसॉल्वेंट हो गया, खाली 30 पैसा इन रुपी आपको मिला फ्रॉम हिज स्टेट। एंट्री तमल की पास करनी है। आओ जरा तमल की एंट्री देख लो। तमल यहाँ पे ड्रॉर है तो ड्रॉर की एंट्री करनी है। तमल यहाँ पे ड्रॉर है तो ड्रॉर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले 3 बिल बनाए हैं इसने 1 जनवरी 25 को, तो 1 जनवरी 25 को 3 बिल बनाए, BR1, BR2, BR3 टू तपस। कितने कितने के 3 बिल बनाए? 16, 25 और 10। 16, 25 और 10, टोटल बन गया 41 और 10 51।
आगे फिर कह रहा है कि जो पहला बिल है वो 2 महीने का है, लेकिन जो बाद के दोनों बिल हैं वो 3-3 महीने के हैं। 4 मार्च को तपस ने रिक्वेस्ट करा कि फर्स्ट बिल को रिन्यू कर दो। लो भाई 4 मार्च को। अब पहले बिल को अगर रिन्यू करना है तो पहले पहले वाला बिल बाउंस करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ये BR12 तपस है तो इसकी उल्टी एंट्री पास कर दो। ये एंट्री बन जाएगी तपस टू BR1। हमने पहला वाला बिल 16,000 का जो है ये बाउंस कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। इसके बदले हम एक नया बिल बना रहे हैं, लेकिन इसमें हमें इंटरेस्ट लगाना है 15%। तो पहले 15% का इंटरेस्ट लगाएंगे। आइए 4 मार्च को ही 15% का इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट हमारी कमाई होगी क्योंकि हमें मिलेगा तो क्रेडिट करना चाहिए। और ये इंटरेस्ट किससे मिलेगा? तपस से। 16,000 का बिल है, 15% ब्याज लगाना है 2 महीने के लिए, क्योंकि ये जो नया बिल हम बना रहे हैं ये नया बिल हम लोग 2 महीने के लिए बना रहे हैं। इसको निकाल लेंगे, ये अपने पास आ जाएगा 400 रुपए का अपने पास जो इंटरेस्ट लग जाएगा। अब हम नया बिल बना देंगे 4 मार्च को ही। नए बिल की एंट्री बन जाएगी न्यू BR2 तपस। नया बिल कितने का बनेगा? 16,000 का तो पहले का पैसा लेना ही है, 400 का इंटरेस्ट और लेना है, तो नया बिल बन जाएगा 16,400। ऐसे आगे फिर कहता है 25 मार्च को तपस ने रिटायर कर दी एक्सेप्टेंस सेकंड बिल की, थर्ड बिल की। लो भाई 25 मार्च को एक्सेप्टेंस रिटायर कर दी, मतलब उसने पैसा हमें दे दिया कैश टू BR2 टू BR3। कितना पैसा दे दिया इसने? जो सेकंड बिल था 25 का, थर्ड बिल था 10 का, तो सेकंड बिल के 25, थर्ड बिल के 10। पर हमने इसको रिबेट अलाउ करा। रिबेट अलाउ करना हमारा नुकसान है, खर्चा है, 250 का और 500 का। तो हमने इसको 250 और 500 का रिबेट दिया, टोटल मिला के 750 का रिबेट दिया। तो 35,000 में से अगर मैंने 750 का रिबेट दे दिया, इसका मतलब 34,250 का मुझे कैश मिल गया। ये 25 मार्च। आगे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल तपस इंसॉल्वेंट हो गया। लो भाई अब जो रिन्यू बिल नया बिल बनाया था 4 मार्च को बनाया था, और वो भी 2 महीने के लिए बनाया था। तो 4 मार्च से 2 महीने हो गए, अप्रैल और मई, इसका मतलब 7 मई ड्यू डेट आएगी। तो 7 मई को ये जो तपस आदमी है इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब ये जो नया बिल है ये बाउंस होगा। तो पहले नया बिल बाउंस कर दो, तपस टू न्यू BR, उल्टी एंट्री पास कर दी, 16,400 का बिल बाउंस हो गया। अब हम तपस से कहेंगे कि भाई साहब हमारे पैसे तो निकाल। तपस ने कहा कि भाई साहब मेरे पे पैसा नहीं है, मैं सिर्फ 30% दे पाऊंगा। तो एंट्री कर दो कैश टू तपस। तपस से लेने थे 16,400, मिले सिर्फ 30%, तो बाकी जो आपको नहीं मिला वो हो जाएंगे बैड डेट्स। ये निकाल लेना, इसका 30% कितना आता है? 300, 3 4 12, 3 6 18, 119, 3 1 3, 3920 यहाँ पे आएगा। जो भी बैलेंस बचेगा 70% वो आपका बैड डेट्स हो जाएगा। ये इसकी एंट्री है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी पेपर में या तो क्वेश्चन 2 में आता है या 3 में या 5 में। ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 या 5 में से, 5 में ज्यादा आने के चांसेस हैं, तो आप इसको करके जाइएगा। इसका एक बार आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं क्विकली, बाकी क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये लो 16 25 10 51 पहली एंट्री, फिर तपस टू BR 16 फिर BR टू इंटरेस्ट टू तपस, ये इन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी है, हमने अलग अलग करी। पहले इंटरेस्ट चार्ज करा, फिर नया बिल बनाया। फिर बैंक डिस्काउंट BR2 टू BR3, ये डिस्काउंट की जगह पे आप रिबेट भी लिख सकते हो, बैंक की जगह पे आप कैश भी लिख सकते हो। फिर तपस टू BR नया वाला बिल बाउंस हो गया। फिर बैंक टू तपस 4920 हमें मिल गए। ये जो 4920 हमें मिल गए, इसे 30% वैल्यू मिली है। ये मेरे में 3920 आ रहा था, गलत निकाला क्या? 16,400 इंटू 3, हाँ 4920 आएगा, ये 4920। बाकी जो बैलेंस अपने पास है वो 70% बैड डेट्स होगा, उसकी एंट्री इसने अलग करी है, बैड डेट टू तपस। आप चाहो तो यहीं पे आके लिख के दिखा सकते हो। 11,480 हमारे बैड डेट हो गए, वो हमें नहीं मिला। ठीक है, देखो दोस्त क्या है, रिवाइज अगर आप करोगे तो उससे ना थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि कंसेप्ट पीछे के रिकॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी एक आधी MTP RTP उठा के पीछे के कंसेप्ट से ना उठा के रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिकॉल करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतना पेपर में कॉन्फिडेंस फील होगा। मैंने अभी मात्र 35-40 मिनट्स जो है डिस्कशन करी है, उसमें मैंने 10-12 क्वेश्चन जो डील कर दिए। तो भाई अगर 35-40 मिनट में 10-12 क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं, तो 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं। इसलिए प्लीज जितना हो सके रिवीजन के ऊपर काम करें। बाकी इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू उसमें करेंगे।
नेक्स्ट क्लास परसों, परसों वेंसडे को अपने पास हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी कल भी क्लास हो, कल भी होगी तो मैं मैम से नोटिफिकेशन डलवा दूंगा। जो आईडी पासवर्ड आपके पास आज आया है उसको सेव रखना, उसी से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। दैट्स ऑल, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।